हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। दंगल में आज बात होगी काला सा काला का। ये हम क्यों कह रहे हैं विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बताते चले 3 तारीख तक एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त को आएगा फैसला। ज्ञानवापी मामले में 3 अगस्त को आएगा फैसला। ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये है एएसआई सर्वे पर, यानी कि 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। 3 अगस्त को ही अब किसी भी तरह का कोई भी फैसला एएसआई सर्वे किया जाए नहीं किया जाए, उसमें किस तरह का रूल होना चाहिए, क्या नियम फॉलो करने होंगे, इन तमाम बातों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 3 अगस्त को इस पूरे मामले में विस्तार से फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मामले में 3 अगस्त को आएगा फैसला। आपको बताते चले एएसआई सर्वे को लेकर लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो विरोध कर रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है। और अब इस पूरे मामले में 3 अगस्त को आएगा फैसला। जैसे और जानकारी इस पर आएगी विस्तार से आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं आज के दंगल में बड़े मुद्दे का। सियासत में विरोध के काले चैप्टर की बात करेंगे। संसद सत्र का 6वां दिन है और मणिपुर के मुद्दे पर विरोध भी 6 दिनों से जारी है। आज विपक्षी दलों के नेता काले कपड़े के साथ संसद पहुंचे थे। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी हुई। आज तो बीजेपी ने भी सदन के अंदर जबरदस्त नारेबाजी की। मुद्दा सरहदी राज्य मणिपुर का है, वहां जातीय संघर्ष का है, देश में महिला सुरक्षा का है। लेकिन आज की पूरी सियासी कहानी विपक्षी दलों के काले कपड़ों में सिमटती हुई नजर आई है। सरकार की ओर से सदन में काले कपड़ों को लेकर कविता पाठ किया गया है। नारा लगाया गया है कि काले कपड़े काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार ने सदन में आज ये गिनाया कि दुनिया में भारत की हैसियत कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्ष ने पूछा कि भारत पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाए तो क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। इन्हीं वार पलटवार के बीच लगातार राजनीति जारी है। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर में सरकार क्या कर रही है कुछ बता नहीं रही है। खबर है कि 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों के सांसद मणिपुर जाने वाले हैं। उसके पहले एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा भड़की है। बिशुनपुर जिले में आगजनी और गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा करा देनी चाहिए? क्या विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे से शांति बहाली में मदद मिलेगी? और क्या मणिपुर की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंभीरता से चर्चा और पहल का वक्त आ गया है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सोचना होगा? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता के खिलाफ विपक्ष का विरोध जुबानी नारेबाजियों से आगे बढ़कर लिबास तक पहुंच गया है। संसद के बाहर से लेकर संसद के अंदर तक विरोधी दल के नेता काले कपड़े पहनकर सरकार के रुख का विरोध कर रहे थे। ये विरोध संसद के दोनों सदनों के अंदर है, लेकिन ज्यादा हंगामा राज्यसभा में है। और वहाँ विरोध की शिद्दत बस ऐसे समझिए कि राज्यसभा की कार्यवाही बमुश्किल 9 मिनट चली कि शोर शुरू हो गया। Taken by India since the budget session, which ended on 6 April 2023. विदेश मंत्री सदन में बोलते रहे और पूरे 29 मिनट तक विरोधी दल के नेता इतना शोर मचाते रहे कि कुछ सुनना संभव नहीं था। In June, the honor of the Indian diaspora to visit the ceremony. Prime Minister held bilateral talks with the US President on June 22nd. इसके बाद सरकार की बारी थी। पीयूष गोयल उठे, काले कपड़े की कविता कह डाली। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लग गए। पीयूष गोयल ने 1 मिनट का बयान दिया और जाते जाते एक नारा उछाल गए। काला कपड़ा काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद बीजेपी के दर्जनों सांसदों ने ऐसी नारेबाजी की कि चेयर भी असहाय हो गया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। They blame us always, opposition गड़बड़ कर रही है, सुनना नहीं चाहती, लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है।
सदन से बाहर आकर विदेश मंत्री कह रहे थे कि विपक्ष क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे भारत का भी विरोध कर रहा है। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई, फिर शोर शुरू हो गया। सिनेमेटोग्राफी बिल पर सूचना प्रसारण मंत्री बोल रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो भी बिल पर बोलना चाहते हैं। उप सभापति ने इजाजत दी, लेकिन खड़गे मणिपुर पर बोलने लगे। मैं दिल की बात भी करना चाहता हूँ और दिल की बात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर में इतना। उप सभापति ने मना कर दिया। शोर करते हुए विपक्षी नेता बाहर चले गए। इनका विरोध और इनकी शिकायत ये है कि प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं बोलते। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते। मणिपुर मसले पर प्रधानमंत्री को संसद में बोलने को मजबूर करने के लिए विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। स्पीकर ने अभी तक प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख मुकर्रर नहीं की है और खबर है कि विपक्षी गठबंधन के सांसदों की टीम 29 और 30 जुलाई को मणिपुर के दौरे पर जा रही है। उससे पहले ही मणिपुर से ये खबर आनी शुरू हो गई है कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में दोबारा हिंसा हुई है। फिलहाल हम मोरांग में हैं, यानी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पे। हमें जो बताया जा रहा है कि आगे गोलीबारी हो रही है और मेरे जो आवाज है उसको मैं विराम देना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए और सुन पाए वहां पर उन पहाड़ियों पर किस तरीके से गोली चल रही है। लगातार गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। उधर मणिपुर में भी अशांति है, इधर संसद में भी अशांति है और इस अशांति को अब अविश्वास प्रस्ताव का इंतजार है, जब आजाद भारत के इतिहास में 28वीं बार अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा और संभवतः 27वीं बार खारिज होगा। मणिपुर से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। किसका विश्वास, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सदन की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं चल पा रही है, इसके लिए कौन ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर को लेकर, इंडिया के नाम को लेकर तंज कसा, जिसके बाद बीजेपी की ओर से जवाब आया है। पहले दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए जब बार बार राहुल गांधी इस प्रकार के बयानों को तूल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस। मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी कुछ दिनों पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, उस समय इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था। बाकी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये अपने आप में ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को दर्शाता है। इंडिया को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी नजर आए, जिसके बाद आप सुन रहे थे इलेक्शन कमीशन को लेकर जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, दरअसल पार्टी को लेकर, उसको लेकर वो जवाब देते हुए। लेकिन सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित क्यों हो रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये पूरा का पूरा सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और इसके लिए ज्यादा बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं।
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा जी, आप एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर साहब, आप एमपी हैं लोकसभा के, बीएसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के, और साथ ही मौजूद हैं एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि सदन में अगर इस तरह का हंगामा बरपा हुआ है तो बीजेपी ज्यादा बड़ी जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सदन में हम पीएम के वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। वो राजस्थान जाकर बोलते हैं लेकिन यही सदन में आकर अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ते हैं। सदन कैसे चलेगा अगर इसी तरह से गतिरोध कायम रहा? सुधांशु जी, तो चित्रा जी याद करिए, पिछले सदन में प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष नारेबाजी करता रहा, ऐसा कभी नहीं होता था। अरे आपको पिछले सत्र की याद दिला रहा हूं, आपको प्रधानमंत्री से वक्तव्य की अपेक्षा है, जब प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं तो कम से कम उसको तो सुनना चाहिए। आज राज्यसभा में जिस समय विदेश मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, पूरे टाइम हुड़दंग होता रहा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़े संयोग की बात है, जब खड़गे जी के ऊपर बात आई कि उनको लगा डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो तिरुचि शिवाजी जो तमिलनाडु से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और कहा कि साहब नियम 235 ये कहता है कोई बोल रहा हो तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सभापति चेयरमैन साहब ने कहा कि साहब ये तो बात आप कह रहे हैं तो आप पर भी उतनी लागू हो रही है, आप तो नेता सदन पीयूष गोयल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो समस्या ये है, चलिए हम मान रहे हैं इस विषय पे, पिछले आधा दर्जन संसद के सत्रों में से एक सत्र बता दें जिसमें विपक्ष ने चलने दिया हो और मर्यादा की सारी सीमाएं न तोड़ी हो। चेयर के ऊपर किताब फेंकना, चेयर के ऊपर फाइल फेंकना, माइक उखाड़ना, टेबल के ऊपर चढ़कर नृत्य करना। अब बताइए, इसके बाद कहते हैं कि जिम्मेदार कौन? यह तो बिल्कुल जग जाहिर है कि विगत आधा दर्जन सत्रों से इनकी बहुत साफ मंशा है कि चूंकि ये किसी विषय पे सार्थक, तथ्यपरक, तथ्यात्मक चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति को सामना करने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए इनके सामने यही है कि हर बार एक ऐसा हंगामा खड़ा करते रहो। और पुनः मैं एक बात कह देना चाहता हूं, नियम की बात कहते हैं, बहुत साफ बात है कि रूल 228 ये कहता है यदि किसी एक नियम के तहत चर्चा स्वीकार कर ली गई है तो आप दूसरे नियम के तहत नाम उसको नहीं मांग सकते। सरकार ने तुरंत ही चर्चा स्वीकार कर ली, नियम 176 के तहत है, अब आप कह रहे हैं 267 के तहत चाहिए, चलिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, चलिए। स्टेटमेंट के बाद कोई चर्चा नहीं होती है, यह रूल है। नहीं, स्टेटमेंट के बाद चर्चा भी चाहिए और चर्चा का कंक्लूजन कंसर्न मिनिस्टर देता है, इसमें कंसर्न मिनिस्टर गृह मंत्री जी है। नहीं, चर्चा की भी चाहिए स्टेटमेंट के बाद और चर्चा के बाद उसका कंक्लूजन भी गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए। इससे समझ में नहीं आता है, समझ में साफ साफ आता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और यही विपक्ष की फितरत में पिछले 1.5-2 वर्षों से जब जब संसद का सत्र आता है, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर ये ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं। और इस बार तो और भी एक लाइन और कह दूं, इस बार और विचित्र स्थिति है। पिछली बार तो हम अलग मुद्दे पे डिस्कशन चाहते थे, ये अलग मुद्दे पे, इस बार दोनों एक ही मुद्दे पे डिस्कशन चाहते हैं। सरकार डिस्कशन को तैयार है, नहीं जी मुझे अमुक नियम के तहत नहीं, अमुक नियम के तहत चाहिए, यानी मुझे उत्तर पुस्तिका देने के लिए ये वाला कलम नहीं वो वाला कलम चाहिए, तब मैं लिखूंगा। ये तो वो नखरा करने वाले नटखट बच्चे जैसी या शैतान बच्चे जैसी स्थिति है। विचित्र स्थिति बनी हुई है, तो उसमें चित्र बनाने का काम तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वहां पर कम से कम विपक्षी दलों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालें। 25 मिनट से ज्यादा ये हंगामा करते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा आपके भी बीजेपी के सांसद वहां पर नारेबाजी करते हैं। लेकिन आलोक कुमार जी, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की ओर से, माफ कीजिएगा, अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अजय कुमार जी सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या कांग्रेस पार्टी का? एक के बाद एक तमाम नियम लादे जा रहे हैं, पीएम का भाषण हो, ये हो वो हो, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसके बावजूद काले कपड़े पहनकर आप लोग पहुंच गए वहां पर। क्या चाहता है विपक्ष, अजय कुमार जी? नहीं चित्रा जी, एक सवाल सुधांशु जी से है कि क्या प्रधानमंत्री जी को लोकसभा और संसद में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए जब सत्र चलता है? पहला सवाल। यदि कोई विदेशी यात्रा हो, कोई जो है कोई महत्वपूर्ण कोई राजनीतिक जो है सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को जो है जब सत्र चल रहा हो
तो क्या प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए? पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए। जिस लोकतंत्र के मंदिर वगैरह जो बड़े बड़े शब्द जो भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर को तो प्रधानमंत्री जी तनिक से भी जो इज्जत नहीं देते हैं। दूसरी बात है, तो पहली बात है, क्योंकि हम तो थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह का बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। सुधांशु भाई जो है, इनके जो प्रवक्ता सुधांशु जी हो या कोई भी हो, आप डिस्कशन के जो शब्द जो जिस तरह का जो प्रयोग किया जा रहा है, गिरिराज सिंह जी हो, पीयूष गोयल जी हो, आप समझ रहे हैं कि कोई पहले से हर चीज का मर्यादा इन्होंने लांघ दी है। उसके बाद जो है ये पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग को कि किस तरह का हम लोग को जो है संसद में आकर अपने बातों को रखने का, किस तरह का हमको बातें अपनी रखनी चाहिए। तीसरी बात है कि जब यूपीए 2 का समय था तो जेटली जो सुषमा स्वराज जी ने तो लगातार पार्लियामेंट को जब बंद कराया था तब वो ठीक था, तब वो जो है बड़े ए क्लास स्टूडेंट थे, व्यवहार एकदम सही था। और जब अब जब इस तरह का गतिरोध पार्लियामेंट में जब विपक्ष कर रहे तो इनको जो है इनके गले से बात उतर नहीं रही है। चौथी बात, आप बताइए चित्रा जी, पूरा बाकी तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी लोकसभा के बाहर 36 सेकंड के लिए मणिपुर के बारे में उन्होंने बात की। अभी आपके रिपोर्ट चल रहा था कि अभी भी वहां पर गोलियां चल रही है। कल एक जो है महिला कांस्टेबल की हत्या हुई। क्या राजस्थान हो या यूपी में एक सामूहिक बलात्कार कल वीडियो चल रहा था मेरठ के बारे में, 1 महीना पुराना है, वो घटना हो या राजस्थान का घटना हो या बंगाल का हो या ये आपका महाराष्ट्र का हो, ये क्या मणिपुर के बराबर है क्या? जिस तरह से इनके मंत्री आकर खड़ा करके भाषण देते हैं वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि ये जो है घटना जो है एकदम घृणाजनक है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सदन की कार्रवाई चलेगी तभी तो मणिपुर का मुद्दा भी उठेगा ना। अजय कुमार जी, मेरा एक और सवाल, लेकिन बाकी लोगों से भी मैं एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अजय कुमार जी, अगर इसी तरह से गतिरोध, आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, सभी दलों से बातचीत के बाद एक तारीख का निर्णय लिया जाएगा कि कब इस पर चर्चा कराई जाए, उसके बावजूद अगर इस तरह से हंगामा बरपा रहेगा तो सदन का गतिरोध खत्म कब होगा? और दोनों में से गंभीरता ज्यादा किसको दिखानी पड़ेगी? मौजूदा जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दोनों को ही चुनकर सरकार बनाने का काम और विपक्ष बनाने का काम इसी जनता ने किया है, लेकिन मुद्दों पर वहां पर बहस की बजाय सिर्फ हंगामा हो रहा है। संजीव झा जी, आपके पास आते हुए, अब तो पीयूष गोयल साहब की ओर से सदन में यह भी कह दिया गया है कि काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगे हैं। अब काले कौवे वाला वीडियो तो कल सबने देखा। संजीव झा जी, काला कपड़ा पहनने से क्या हासिल होगा, हंगामा अगर इसी तरह से चलता रहा तो? मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और देश के सबसे बड़े मंदिर में जाने पे ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश का मुद्दा हो तो फिर अपनी नहीं देश की लड़ाई लड़नी चाहिए। एक बात बताइए, अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, सुधांशु जी कह रहे हैं कि सारी मर्यादाएं विपक्ष पार कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले ही सेशन में याद दिलाता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट पूरे सेशन नहीं चलने दी थी। ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था, एक बार। दूसरी बात, इन्हीं की पार्टी, बिल्कुल अजय जी ठीक कह रहे थे, सुषमा जी कहा करती थी कि विपक्ष का ये गतिरोध संसद का में विरोध करने का हथियार है ताकि ठीक से बहस हो, मुद्दे में बहस हो और सरकार ऐसा नहीं कि अपने आप को बेरोक टोक माने। तो अब बीजेपी दो तरह की बीजेपी, एक 2014 से पहले का बीजेपी और 2014 के बाद का बीजेपी। ये मोदी जी का बीजेपी में जो मोदी जी कह दिए फिर वो उनका ब्रह्मवाद हो गया, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। आप पूरे देश में जाकर, विदेश में जाकर भाषण देते हैं, मणिपुर जैसे गंभीर विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। कल ही चित्रा जी करगिल दिवस था, वो आज वैसी मणिपुर में का एक सूबेदार जो करगिल की लड़ाई लड़ रहा था, उसने क्या कहा कि मैं देश तो बचा लिया, मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। लेकिन इनकी इनसेंसिटिव का हद तक पार हो जाता है जब मणिपुर के बाद अलग अलग स्टेट के वीडियो रिलीज करते हैं। ये नहीं कहते हम कार्रवाई करेंगे, अरे जहां जहां ये वीडियो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए, उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन आज जो मणिपुर का मुद्दा है, सरकार ने कब कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा को नहीं तैयार है? सरकार की ओर से कब कहा गया? बड़ी अच्छी बात है। और सुधांशु जी राज्यसभा में सदस्य भी है और ये रूल का हवाला दे रहे थे 176 और 267 का। हम 267 की बात क्यों कर रहे हैं? हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसमें पूरे अच्छे से चर्चा हो। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि मणिपुर में मैसेज जाए कि पूरा देश उसके साथ कराए, एक बात।
दूसरी बात 267 में सारे बिजनेस सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग भी होता है कि आखिर मणिपुर के इस मुद्दे पे सदन में कितने लोग उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बुराई है इसमें? क्यों नहीं चर्चा करते आप? क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करने के साथ भागना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि 267 पे अगर चर्चा होगी तो केवल उसमें गृह जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वही जवाब देंगे। कौन से रूल को पढ़ लिया भाई साहब आपने? प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, हर किसी डिबेट का कंक्लूजन स्टेटमेंट प्रधानमंत्री देंगे। हाँ, तो जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो उसके आखिर में पीएम बोलेंगे ही, परंपरा का अगर निर्वहन होता है तो फिर उसको लेकर अभी भी हंगामा क्यों चल रहा है? यही तो सवाल है ना। ये भी नहीं चित्रा जी, मैं जवाब देता हूँ। चित्रा जी, जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आता है तो उसके बाद तुरंत बहस होती है और बिजनेस नहीं होता। सर 10 दिनों का वक्त होता है, स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो कब फैसला करे, इस पर कब चर्चा होगी। ठीक है, मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तो तत्काल इस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही है सरकार? सुधांशु जी देखिए, इसके बारे में यह तय हुआ विश्वास प्रस्ताव पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। जब विस्तार से चर्चा होनी चाहिए तो विस्तार का समय भी निकाला जाएगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, मतलब लोकसभा में सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव ले आए। संजीव झा जी, आपकी पार्टी क्या तर्क दे रही है? और फिर राज्यसभा में 267 पे चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई, जब सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो सारा विषय स्वतः समाप्त हो गया। हाथी के पांव में सबके पांव नहीं, मगर बवाल तो करते रहना है। और वोटिंग का प्रावधान किसी भी विधेयक पे नहीं है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, ये संवैधानिक बातों की बात ये पार्टियां करती हैं जिन्होंने संसद से पारित विधेयक की बात कर रहा हूं, कानून, उसके खिलाफ विधानसभाओं में कानून प्रस्ताव पारित कर दिया। इससे ज्यादा घोर असंवैधानिक कार्य भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। और वो नागरिकता से जुड़ा कानून था। नागरिकता भी राज्य का अधिकार नहीं है, केंद्र का ही अधिकार है। उस पर कानून पारित कर दिया। अब आके आज भाषण देते हैं। हाँ, और ये जो सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी की याद दिलाते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, जब हम लोगों ने मानसून सत्र 2010, मलूक नागर जी पुराने सांसद हैं, उन्हें निश्चित रूप से वह याद होगा वो विषय कैसे उठाया था। मीडिया रिपोर्ट पे नहीं उठाया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, हम संसद सत्र स्टॉल के दे रहे। सीएजी की रिपोर्ट पे बात आई थी, सरकार के महालेखाकार अर्थ नियंत्रक ने पॉइंट आउट किया था। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा था कि कोयला में घोटाला हुआ, 1.76 लाख करोड़ की फिगर हमने नहीं दी थी, कोर्ट ने दी थी। जब हमने बोफोर्स में कहा था तो आपकी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मामले को उठाया था, और उस समय भी जो सीएजी थे उन्होंने मामले को उठाया था, हवा में नहीं कहा था। और अजय कुमार जी ने कहा कि अन्य राज्यों और मणिपुर और राजस्थान में तुलना नहीं, तो एक मामले में तो वाकई तुलना नहीं है मान्यवर। राजस्थान में हमने आरोप नहीं लगाया है, आपकी सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा ने आरोप लगाया है, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे लगाया है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार का हिस्सा बोल रहा है, ठीक है, और विपक्ष सदन के बाहर बोल रहा है। जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे दोनों विद्वान विरोधियों को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि इनके पता है कि पता नहीं उस लाल डायरी की क्या चर्चा हो जाए, कौन सा राज कब उभर के सामने आ जाए। इसलिए केवल हंगामा करते रहो, केवल रायता फैलाते रहो, ताकि सार्थक सही तथ्यात्मक चर्चा न होने पाए। अजय कुमार जी, जब सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है तो फिर तख्तियां लहराने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। उसके बाद मलूक नागर जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। तो मैं जल्दी से बोल देता हूं। पहले बात है कि देखिए, अघोषित इमरजेंसी की स्थिति देश में वो ज्यादा खराब है कि नहीं, ये आप लोग समझ सकते हैं, और हम क्या बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट, 75% सीएजी की रिपोर्ट जो सदन के पटल पर जो हमेशा रखा जाता था वो बंद हो गई। ये सरकार के आंकड़े। अब सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। और हाल के जो, अगर सीएजी का जितना छोटा मोटा काम जो सीएजी कर रही है, अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं तो एक अलग से टीवी शो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस देश में जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, सपोज 95% जो है वो विपक्षी नेता के ऊपर जो है लोग ने जांच शुरू कर दी। ठीक है, एक मिनट चित्रा जी, दूसरी बात है कि ये लाल डायरी के बारे में, यार ये जो पूर्व मंत्री जो राजस्थान के, उन्होंने तो लाल डायरी को जो है फाड़ दिया। पहले ईडी उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए बोलिए ना, वो डायरी कहाँ है, पहले उन्हीं का अरेस्ट शुरू कर दीजिए। बट
एक तो बीजेपी ने इनको खड़ा करके वो तो आप लोगों ने छीन ली। राजस्थान, एक मिनट आपके सुधांशु जी, मुझे कंप्लीट करके सुधांशु जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए बॉस, मैं आपको बीच में टोकता नहीं हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, तो मैंने सिर्फ ये बोला लाल डायरी आप लोगों के पास है, अब छीन ली गई उनसे। अरे यार, तो आप कार्रवाई करो। लाल डायरी के बारे में इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आपके 75% सीएजी की रिपोर्ट जो है सदन के पटल में, तो आपने तो पार्लियामेंट दूसरे मुद्दों को नहीं छुएंगे। अभी सदन में हंगामा इस तरह से क्यों बरपा हुआ है? काला कपड़ा पहनकर विपक्षी दल गए, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? और सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है ये कहते हुए कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आगामी सालों में तीसरे टर्म में बीजेपी के बनेगा हिंदुस्तान, उसको लेकर विपक्षी दल अभी से इस तरह की स्थिति पैदा किए हुए हैं। कई ऐसे सवाल है मलूक नागर जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, आपने भी लोकसभा में अपनी बात जब रखी थी, सवाल पूछ रहे थे, उस समय भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, सत्ता पक्ष या विपक्ष? क्योंकि यकीनन आप ना विपक्षी दलों की इंडिया के साथ खड़े हैं ना, आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, लेकिन सदन के भीतर कार्रवाई अगर नहीं होगी, जिस मणिपुर के मुद्दे को लेकर दोनों ही चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा नहीं हो पा रही है, कौन है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार? नागर साहब, मेरे हिसाब से दोनों की जिम्मेदारी बैठती है, सरकार की भी और विपक्ष की भी, कि सदन चले। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की जिम्मेदारी भी बैठती है कि सदन चले। आज भी सदन चला है कुछ देर हंगामे के बाद भी, और जन विश्वास अमेंडमेंट बिल था, उस पे मैं बोल करके अभी आया हूं, जो किसानों से संबंधित था कि किसानों के लिए कृषि की आय एग्जम्प्टेड है और उसके इक्विपमेंट पे जीएसटी लगता है, वो ना लगाया जाए, जिससे कि कम से कम उन लोगों को ये विश्वास हो कि देश में सरकार हमारे बारे में सोच रही है, जनविश्वास ले रही है। और बाकी जनविश्वास से संबंधित कि जो अब से पहले जिन चीजों में सजा का प्रावधान था, तो सजा का प्रावधान हटा के आर्थिक दंड का रख दिया है। तो एक अच्छी बात थी कि सजा करने के बजाय कि एक आर्थिक दंड लग जाए, जिससे वो व्यापारी जेल में रह के सड़े भी ना, और जेल में रह के वो भी मर गया, उसका बिजनेस भी मर गया, आर्थिक रूप से उस पर पेनल्टी पड़ जाए, हाँ। जिससे बिजनेस आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। तो जहां देश को बढ़ाने की बात है आगे, जहां किसानों को सुविधा बनाने की बात है, वहां कोई लोग चर्चा में तैयार नहीं। मैं भी बोल करके आया हूं, कल थोड़ी देर के लिए सदन चला, कल भी मैं बोला, परसों सदन चला, परसों भी मैं बोला। तो चर्चा सदन में हो रही है, सरकार भी चर्चा पे आ रही है, कांग्रेस को तुरंत जल्दी से उसमें हिस्सा लेना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए, जिससे पूरा सदन सुबह से लेकर शाम तक चल सके। पिछले दोनों सदन ऐसे ही बलि चढ़ गए, सदन नहीं चले। अब की बार भी सदन ऐसे ही हो रहा है। सरकार को भी लगता है हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, हाँ की संख्या ज्यादा, पास फटाफट ये भी पास कराते जा रहे हैं। ठीक रहा, कांग्रेस के सिर पे फूट रहा है। समझ नहीं आता कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है, ये सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और सरकार की जो खामियां थी उनको देख करके कांग्रेस को अपने आप मजबूती मिल रही थी, लेकिन इस तरह की चीजें देख करके कांग्रेस फिर वापस कमजोरी की तरफ चली जाएगी। जो हमारे साथी कांग्रेस के बैठे हैं, इनकी बात आई, कह रहे हैं लाल डायरी की बात मत करो। चित्रा जी, खत्म कर रहा हूं बस। अरे लाल डायरी की बात क्यों ना करो? जिनको तुम डांका डाल के ले गए 6 विधायकों को, हमारे थे। जिसमें तुमने मंत्री बनाया, तुम्हें परख कितनी थी, वो हमारी पार्टी का विधायक था। हम तुम्हें बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे। और अगर वो 500 करोड़ की लाल डायरी लेके आता है या सदन में खड़ा होकर स्वीकारता है कि हाँ घटनाएं घट रही है, तो लाल डायरी पर नहीं, संसद पर ही रहते हैं। अभी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता का जो पैसा है वो पानी की तरह बहा रही है संसद। पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। जैसे ही 11 बजे उम्मीदों के साथ खोलो कि सदन की कार्रवाई कम से कम आज चलेगी, आधे घंटे के बाद उसको स्थगित कर देना पड़ता है। अनुराग भदौरिया जी, अब तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है आज भी काला, कल भी काला, भविष्य भी काला ही है विपक्षी दलों का। इस वजह से ये काली काली स्थिति बनाने की कोशिश है उन लोगों की, सदन के भीतर और बाहर भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो काली चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। गोरे थे ना इस देश के अंदर में, उनका मन काला था, और जिनका मन काला होता है वो देश के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है, वो भी चाहती है। हम काले लिबास जरूर पहनते हैं, लेकिन हमारा दिल साफ है। उनका दिल काला है। और काला दिल कैसे होता है आपने देखा? जब ये बात करते हैं, सुधांशु जी यहां बात क्या कर रहे हैं, 210 में चले गए,
वो फोर्स में चले गए। आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इस पे आप चर्चा कराने की बात कीजिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। अरे आप सारी मर्यादाएं आपने भूल गए हैं, सारी मर्यादाएं आपने लांघ दी हैं। देश की बेटी की बात हो रही है। आप क्या समझते हो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? विपक्ष किसके लिए लड़ रहा है? विपक्ष इंडिया की बेटी के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के किसानों के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के युवाओं के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के विकास के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया की महंगाई के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया को सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। और विपक्ष किस लिए लड़ रहा है? विपक्ष तो आपसे यही कहता है ना कि इंडिया की बेटी की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तो मर्यादा आप लांघ रहे हो। आपको बेटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता होती तो आप कहते सारे काम बंद। आज कोई काम नहीं होगा देश के अंदर में। विपक्ष कितना भी चिल्लाए, बेटियों पे चर्चा होगी। अंडर रूल 267 के अंदर में हम बेटी पे चर्चा कराएंगे। हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बेटी की आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मुंह पे तमाचा मारते हैं आप विपक्ष के, विपक्ष को हम तमाचा मारते हैं मुंह पे। हम चर्चा कराएंगे पार्लियामेंट के अंदर में, तो हमें हल्ला मचाना पड़ता है। वो चर्चा कराने को तो तैयार है ना अनुराग भदौरिया जी। आप लोग नियमों में बंधे हुए वो चर्चा कराने को तो तैयार हैं। वो कहां कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी? मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी, ये बेटी के सम्मान की बात है। आप भी एक बेटी हैं, सैनिक की पत्नी के साथ भी अन्याय हुआ। देश की सैनिक की पत्नी की वो भी एक बेटी उसके साथ है। कह दे टीवी डिबेट पे, अभी बोल दें कि कल 10 बजे से रूल 267 के अंदर में महिलाओं के सम्मान में असीमित समय के लिए चर्चा होगी। अभी बोल दें सुधांशु, इफ बट नहीं करें कि 2010 में हुआ था, 2009 में हुआ था, 1970 में हुआ था। ये बुझिए कल क्या आप रूल 267 के अंदर में चर्चा कराना चाहते हैं? ये बता दीजिए। आप पूरा कार्यकाल आप खत्म करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए क्या कल आप चर्चा कराएंगे? बोलिए सुधांशु त्रिवेदी। आपके पास तो बहुत सारे बताइए कल चर्चा होगी? पूछ लेती हूँ। असीमित समय के लिए, इफ एंड बट नहीं। अब मुझे मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं 2 ही वाक्य में जवाब दे दूंगा, पर अनुराग भदौरिया जी डिस्टर्ब न करें। ये रूल 267 की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 267 में कहां प्रावधान है कि प्रधानमंत्री पहले वक्तव्य देगा तब बोला जाएगा? बोलिए। वो रूल भी नहीं मानना है। अब मैं बोलूं, मतलब जिस रूल की बात करनी वो रूल भी नहीं मानना है। मैं आपसे रूल 267 में चर्चा होती है, कंसर्न मिनिस्टर उसका जवाब देता है। नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर का जवाब भी नहीं चाहिए, जवाब प्रधानमंत्री का चाहिए, पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, पहले स्टेटमेंट भी चाहिए। देखिए आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बोले देखिए अनुराग जी, मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही कहा था कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं जवाब 2 लाइन में दे दूंगा, 2 लाइन में जवाब दे दूंगा। तो बहुत साफ हो गया कि इनको किसी रूल से मतलब नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, बेटियों के सम्मान की बात ये 2 पार्टियां करेंगी चित्रा जी। एक जिसके नेता अब आ गए राजस्थान के मंत्री, एक मंत्री ये बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश हिंदुस्तान राजस्थान, और इनके नेता बोल चुके हैं कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। अरे साहब, पंचतंत्र में बहुत रंगे सियार की कहानी सुनी है कि कैसे आवरण ओढ़ के आते हैं। आज तक इन्होंने अपने नेताओं के बयानों पे माफी नहीं मांगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं 59% रेप के केस फर्जी होते हैं। उनका एक मंत्री कहता है बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। और ये वो है कि जिन बच्चियों का रेप हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इनके नेताजी कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। इनके आजम खां कहे थे कि अनुराग जी प्लीज एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जी 1 सेकंड सर, हल्ला करने से नहीं। अगर वो नियमों का हवाला दे रहे हैं तो उसको आप समझेंगे ना। अगर नियम के तहत विपक्ष चर्चा कराने को तैयार है तो नियम में कहां ले, जो बातें वो कह रहे हैं वो बात तो समझ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। 2 संसद के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हमारे और आपके मुकाबले ज्यादा नियम पता है। प्लीज अनुराग जी उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। बिल्कुल आपकी बात होगी, एक बार उनकी बाट हो जाए। सुधांशु जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज। देखिए, मैंने नियम और नैतिकता दोनों की बात कह दी। नियम साफ ये कहता है कि 267 में चर्चा होती है तो चर्चा के बाद अंत में कंसर्न मिनिस्टर जवाब देता है, पर इन्हें वो भी स्वीकार नहीं है। और ये कहते हैं पहले स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर 267 में चर्चा होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट दे प्रधानमंत्री वही जवाब देना चाहिए। इसका मतलब नियम भी नहीं मानना। और नैतिकता का मैंने जवाब दे दिया कि दोनों लोगों के मुख्यमंत्री ये शब्द बोल चुके हैं जो शर्मनाक है भारत के इतिहास में। महिलाओं और बलात्कार के पीड़ित महिलाओं के लिए सबसे भयानक, खतरनाक, घटिया बयान देने वाले लोग आज आकर ये आवरण ओढ़ रहे हैं। तो बहुत साफ है, नियम नैतिकता दोनों पे आपका चेहरा बेनकाब। प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें, स्पीकर
साहब चाहते तो वक्तव्य दें। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड, पहले आप नियमों की बात करते हैं, उसके बाद आप कहेंगे सारी चीजें नहीं चलेंगी ना। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अभी वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मणिपुर का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। दोनों को ही झुककर थोड़ा थोड़ा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वहां पर इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। अनुराग भदौरिया जी प्लीज। अब मैं आ जाती हूँ अभिषेक झा जी। सदन में इसी तरह से गतिरोध रहेगा तो कामकाज कैसे चलेगा? और मणिपुर के मुद्दे पर ऐसा लगता नहीं कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार है। क्या खालिस राजनीति इस वक्त चल रही है दोनों ही तरफ से? चित्रा जी, रंगों में काला रंग मशहूर हो गया, रंगों में काला रंग मशहूर हो गया। लोकतंत्र संसद से जब से दूर हो गया। विपक्ष ने तो सिर्फ काले रंग के साथ विरोध किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो मन ही काला है। सोच काली है, नजर काली है, जबान काली है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ काला है। मणिपुर में जिस तरह की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, विपक्ष के लोग अगर मांग उठा रहे हैं तो आप नियमों का हवाला क्या दे रहे हैं? अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि 267 के हिसाब से जो नियम है वो मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष तैयार हो जाता तो आप चर्चा करते, नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी इतना समय निकालकर राजस्थान की पॉलिटिक्स और राजस्थान के विषय में बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष चाहता है, पूरा देश चाहता है कि आप सदन के अंदर आकर अपना वक्तव्य दीजिए, तो नियमों का हवाला कहां तक देंगे हम? और देश की बेटियों के लिए नियमों का हवाला, वो देश की बेटियां हैं, सिर्फ मणिपुर तक की बात सीमित नहीं। अगर बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है तो विपक्ष के लोग तो सवाल उठाएंगे ना। इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि जब इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही थी तब विपक्ष के लोग हाथ पर हाथ धरे संसद में बैठे हुए थे? नहीं, हर मसले पर चर्चा करने को हम तैयार हैं। और ये आरोप के बदले आरोप कब से होना शुरू हो गया? सवाल के बदले सवाल होना कब से शुरू हो गया? अरे हमारा काम है आपसे सवाल पूछना, आपको जवाब देना पड़ेगा। बिहार की घटना पर भी और जवाब देने से पीछे अगर आप हटेंगे, आप भागेंगे तो हम एक्सपोज करेंगे आपको। एकदम तैयार हैं। आप बिहार की क्या, आप देश के किसी भी कोने पर चर्चा करने के लिए बैठिए, हम तैयार हैं सुधांशु जी। लेकिन आप अगर नियमों का हवाला देकर एक स्केपिज्म खोजेंगे इससे, तो देश के विपक्ष का यह काम है कि आपकी काली नीयत को निश्चित रूप से उजागर किया जाए। वो हो रहा है और वो हो रहा है, बस डिस्टर्ब नहीं करता हूं पर ये बोल रहा हूं। अच्छा, चर्चा करने में आपको क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है कि वो आकर अपना मंतव्य देश मसले पर, मणिपुर नहीं पूरा देश सुनना चाहता है, उनको पूरा देश सुनना चाहता है। मणिपुर के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि 56 इंच के सीने की जब बात होती है तो सचमुच जब देश पर संकट आता है। अभी कैसी तस्वीरें दिखा रहे थे आज तक के माध्यम से, जो तस्वीरें दिख रही थी कि ऑडियो को कम किया जा रहा था, पहाड़ों पर गोलीबारी हो रही है। ये कौन सा तालिबानी शासन हमारे देश में प्रवेश कर रहा है कि गोलियां चल रही हैं? इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर जवाब देंगे, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे अभिषेक झा जी। लेकिन आज ही बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे कटिहार में लोगों पर फायरिंग की गई, लोग मारे गए हैं। इस पर भी आप लोगों को जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति अगर बिहार के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि बिजली कटौती को लेकर क्या इस तरह से पुलिस फायरिंग कर सकती है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आते हुए उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, क्या गलत है? सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, आप लोगों के ज्यादा सांसद हैं। जो भरा हुआ पेड़ होता है फलों से लदा हुआ, वो ज्यादा झुका हुआ होता है धीरेन्द्र जी। लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। हम लोग तो पहले से झुके हुए हैं। लिखित तौर पर गृह मंत्री जी ने और राजनाथ जी ने इन लोगों को आमंत्रण दिया है कि आइए चर्चा करिए। अब उनपे ये अड़ंगा लगा रहे हैं जब चर्चा होने की बात हो रही है तो। और ये काले काले का बात कर रहे हैं, काली जुबान और काली क्या क्या बोलते जा रहे हैं। अरे काला दिन जदयू के लोगों को याद नहीं है क्या? बिहार में जो घटना आज घटी है जिसकी आपने चर्चा करी है, ग्रामीणों ने बिजली मांगी, उसको पुलिस की गोली दी गई, मौत हो गई, उस पर काला दिन नहीं मनाया जाना चाहिए क्या? बीजेपी ने कोई अगर राजनीतिक आंदोलन किया और वहां पे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जान मार दिया, क्या यह काला दिवस नहीं हो सकता है क्या? ये लोग काले करतूत वाले, काले कारनामे वाले, काले जादू देश पर चलाने वाले लोग आज काले काले की बात कर रहे हैं। इन लोगों को तो नैतिक रूप से काला ही कपड़ा सब दिन पहनना चाहिए। और मुझे आश्चर्य तब होता है चित्रा जी, जब पूरे देश ने इन लोगों पर विश्वास खो दिया, आज वो सत्ता पक्ष से विश्वास मांग रहे हैं। हद हो गई। मणिपुर में कौन नहीं, आज मणिपुर में फिर हिंसा भड़काने का काम ये कर रहे हैं विपक्ष के लोग। इनको शांति करनी चाहिए। देश अभी जल रहा है कोई पार्ट, तो उस पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेवारी है कि उसको ठीक करें। ये देश हम सबों का है,
चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, लेकिन विपक्ष के लोग आज इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। देश के लोग सभी इन लोगों को पहचानते हैं अच्छे से, और ये लोग क्या बोलेंगे घोटाले में? ये देश वाले लोग नहीं है चित्रा जी, ये केस वाले लोग हैं। देश से इनको कोई लेना देना नहीं, अपने अपने केस से लेना देना। धीरेन्द्र कुमार जी, आपसे पूछा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन सुचारू रूप से चले, आप आ गए अब भ्रष्टाचार पर, बाकी मुद्दों पर सदन कब चलेगा? ये जिम्मेदारी सरकार की है ना। 31 बिल है, अभी तक कितने पास हो पाए हैं आप बताइए? हंगामा अगर चलता रहा तो फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे कैसे एड्रेस किए जाएंगे? और क्यों नहीं सरकार चर्चा करा रही है, बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल रही है? ये लोग आते ही हैं उधर से गला में माइक पहन के, इनका नियत ही होता है कि हल्ला करो, टीवी का फुटेज लो और बाहर जाओ। कोई बाहर में चादर डाल लेते हैं, कोई सड़क पे चादर डाल देते हैं, तो इनको तो फोटो ऑप करना है। इनको सदन से, देश की जनता से, देश के युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह से अपने लिए सत्ता हासिल करो और अपना जो इन लोगों का पुराना रूल है, रूल 420, उसी पे ये लोग लाना चाहते हैं देश को। और काले कपड़े पर कविता पाठ कौन कर रहा था सदन में? और 5 मिनट तक नारेबाजी तो सत्ता पक्ष की ओर से भी की गई ना, ऐसा तो था नहीं कि उधर से ही हो रही थी नारेबाजी। मौका किसने दिया चित्रा जी? ये काले कपड़े पहन के आके देश के संसद में क्या बताना चाहते हैं? इनको स्थान जी, इन लोगों की जो नियत रही, और खास करके मैं बिहार के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जदयू के मित्र बड़ी लंबी लंबी बात करे। अरे आप चुप रहिए, आप भी काले कपड़े पहन लीजिए ना, क्यों हरा पहन के बैठे हुए? काला हो, जिनकी सोच काली हो, जिनके वादे काले हो, काले झूठ। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने की पॉलिटिक्स नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, कब ये देश उम्मीद करे कि मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर कम से कम गतिरोध खत्म हो और इस तरह की स्थिति नहीं बने कि हर आधे घंटे के बाद सदन स्थगित हो जाए और कोई कामकाज नहीं हो? सरकार कब भरोसा देगी? हो जाती है बोलने वाले। ठीक है धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं। कोई भी व्यक्ति हम में आप में से कपड़े सिलवाता है तो एक ही कलर का पूरे कपड़े नहीं होते। इवन आपकी पैंट और जैकेट एक कलर की होगी तो शर्ट उसके कंट्रास्ट की होगी, एक ही कलर होगा तो शेड अलग होगा। मगर अगर सारे लोग परसों तय किया काला कपड़ा पहनना है, ये सिले सिलाए कपड़े कहां से आ गए सबके पास काले? इसका मतलब तैयारी तो पहले से थी। बवाल करना है तो तैयार करके रखा था। और आज तो हकीकत हो गई, जिसे मैं कहूंगा कि एक संत हुए नारायण स्वामी, जिन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। तो आज जो मन में था वो तन के ऊपर दिखाई पड़ गया। और मैं एक और बात कहूं, शायद हमारे विपक्षियों को ज्यादा बुरी लग जाए, इतने हुजूम में सैकड़ों लोग चलते हुए काले कपड़ों में आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक ही जगह दिखाई पड़ेंगे, आईएसआईएस वाले। बाकी आपको कोई ऐसा संगठन नजर नहीं आएगा जिसमें इतना बड़ा हुजूम चल रहा हो, सब ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हो। ये मैंने ऑन द लाइटर नोट कहा, वैसे आप जाके सर्च करिए, कोई और संगठन नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं साहब, ये लोग भी पूरे ग्रुप में चलते हैं और काले कपड़े पहन के चलते हैं। अब आपने काली पट्टी बांध के विरोध तो मैंने सुना था, पर सर से नख शिख काले कपड़े पहनने की प्रेरणा कहां से ली? शायद अजय कुमार जी या जो हमारे अन्य सदस्य हैं संजीव झा जी ये बता दें। और वो पहले से कपड़े सिलवा के कैसे रखे हुए थे? तो ये घटना की प्रतिक्रिया थी या पहले से तैयारी थी? अजय कुमार जी, ठीक है, एक तो पहले तो काले टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोग, हमेशा काले टोपी पहन करके देश को सीख सिखाने वाले लोग, नफरत पैदा करने वाले, टोपी जन्मजात नफरत पैदा करने वाले लोग अब सुधांशु जी सीख दे। काला टोपी कोई नहीं पहनता। आईएसआईएस आईसिस का तो आप जो है उससे उसके प्रीडेसेसर हो चुके हैं, क्योंकि आप ही ने आईसिस जैसे संगठन को सिखाया होगा अपने काला टोपी के साथ। या गांधी जी का सफेद टोपी के सामने काला टोपी आरएसएस का। लेकिन नहीं, बात तो सुन लो। जब आपको जो, आप तो हंसी मजाक में हम बोल रहे हैं सुधांशु जी, गांधी जी का सफेद टोपी के सामने काला टोपी जो है काले दिल वाले डाल दिए और फिर भाषण चलने निकले साहब। वाह, दूसरी बात सुन लीजिए कि 80 दिन तक इनसे पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला, गए नहीं, ट्वीट नहीं किया, पूरा दुनिया घूम गई। ये देश के मुखिया के एक मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। रंगों को लेकर राजनीति कितनी भी जारी रहे, लेकिन काली पॉलिटिक्स कम से कम संसद के भीतर नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि उन तमाम दलों को, अलग अलग दलों को सांसद के रूप में बनाकर वहां पर जनता ने इसलिए भेजा है ताकि आप उनसे जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस करें, हल करें, उनके लिए नीति बनाएं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन अगर इसी तरह की ब्लैक पॉलिटिक्स सदन के भीतर जारी रहेगी तो फिर वो दिन कब आएंगे जब सदन के भीतर गतिरोध खत्म होते हुए तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस होते हुए हम देखेंगे। उस दिन का इस देश को इंतजार है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।